आई एम स्टार्टिंग इट्स इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा बचपन से बी फॉर बचपन, बी फॉर बैंक, बचपन से ना हम बैंक वर्ड सुनते हैं और सुनते सुनते बी फॉर बड़े भी हो चुके हैं, यानी बचपन से लेके बड़े तक का हमने सफर तय कर लिया। पर बैंक वर्ड का मतलब, बैंक वर्ड कहां से आया, बैंक वर्ड ओरिजिनेटिंग कहां से आया, हमें आज तक ये नहीं पता। आज इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देते कि डिफाइन द टर्म बैंक एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ द बैंक। बैंक वर्ड क्या होता है और बताइए कि बैंक में टाइप्स कितने होते हैं। देखो पुराने जमाने में बेटा, इन द ओल्डन एंड द गोल्डन डेज, हंड्रेड्स ऑफ इयर्स अगो, जो विलेजेस में, जो टाउन्स एंड सिटीज में, टाउन्स एंड सिटीज तो पुराने जमाने में कम थी, जो विलेजेस में मनी लेंडर्स, शाहूकार होते थे ना, शाहूकार, वो अपने पास टेबल रख के, एक टेबल, एक बेंच रख के वो नोट्स को, वो करेंसी को डिस्प्ले करते थे। पुराने जमाने में जो शाहूकार होते थे, जो मनी लेंडर्स होते थे, वो जब पैसे लेंडिंग करते थे, पैसे उधारी पे देते थे ना, तो अपने पास वो करेंसी एज अ डिस्प्ले में रखते थे। उस बेंच से, उस टेबल से, उस बेंच से ये वर्ड ड्राइव हुआ बैंको, और बैंको यानी कि बैंक, द फ्रेंच वर्ड बैंको यानी कि बैंक। और उस जमाने से लेके आज तक आप बैंक में जाओगे ना, तो आपको बैंक में कैश डिपॉजिट के लिए और कैश विड्रॉ के लिए, कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉ के लिए आपको काउंटर पे रुकना पड़ेगा। वो काउंटर भी एक टेबल की तरह, वो काउंटर भी एक बेंच की तरह ही, जिससे ये वर्ड ड्राइव हुआ कि बैंको यानी कि बैंक। देखो मैं ये कॉन्सेप्ट और थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूं कि डिफाइन द बैंक एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बैंक। बैंक में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। देखो द टर्म बैंक comes from the French word banco which means a bench, एक बेंच समझो या एक टेबल टाइप समझो। In the early days European money lenders और money changers used to display the coins, वो coins रखते थे डिस्प्ले में। उस तरह से जिन्हें पैसे लेने हो वो कॉइन्स डिस्प्ले में देके पैसे लेने आएगा और उनसे हैवी रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। जैसे बैंक वाले आज डिस्प्ले लगाते हैं कि अगर आपको लोन चाहिए तो 10% पर एनम, उसी तरह से वो कॉइन्स को डिस्प्ले करते थे ये जताने के लिए कि हमारे पास एक्सेस पैसा है और जो डिजर्व्ड है, जो नीडी है, वो आके ले सकता है। यहां से उस बैंक वर्ड का सफर, यहां से उस बैंक वर्ड की मंजिल स्टार्ट हुई। देखो मनी चेंजर्स यूज्ड टू डिस्प्ले द कॉइन्स फॉर द डिफरेंट करेंसीज and big help on the benches or tables for the purpose of the lending or exchanging। पैसे लेन देन के लिए, एक्सचेंज के लिए वो टेबल रखते थे। डिफाइन बैंक यानी क्या? अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, अ बैंक इज अ एस्टैब्लिशमेंट, एक एस्टैब्लिशमेंट बनाई गई। एस्टैब्लिशमेंट यानी जमा पूंजी, जमा रखने की जगह। अ बैंक इज अ एस्टैब्लिशमेंट फॉर अ कस्टडी ऑफ मनी, पैसे संभाल के रखना। एक ही काम, मोस्टली प्राइमरी एक ही काम, पैसे जमा पूंजी की तरह संभाल के रखना, कस्टडी यानी ताले में बंद करके रखना। which it pays out on a customer's order, और जब हमें डिमांड होगी हम ऑर्डर करेंगे, हमारे पैसे हमें वापस दिए जाएंगे। आप पैसे मांगोगे बैंक से, विथड्रॉ करोगे, आपको पैसे दिए जाएंगे आपके ऑर्डर पे। A bank is an establishment for the custody of the money which pays out on the customer's order। ये बेस्ट डेफिनेशन है और बहुत सिंपल है। बेटा डायग्राम आपके सामने स्क्रीन पे डायग्राम मेंशन है, सर्किल पे डायग्राम में टाइप्स ऑफ द बैंक, डिफरेंट बैंक्स के टाइप्स लिखे हुए, सेंट्रल बैंक, एक्सचेंज बैंक, RRBs बैंक, उसके बाद स्पेशलाइज्ड बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, डेवलपमेंट बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स। राउंड द क्लॉक, राउंड द क्लॉक यानी एक क्लॉक की तरह, एक सर्किल की तरह आपके सामने डायग्राम है और उस पे अलग अलग टाइप्स की बैंक लिखी हुई। स्टार्टिंग इनिशिएटिंग द फर्स्ट पॉइंट, द फादर एंड द मदर ऑफ ऑल द बैंक्स, सारे बैंकों के मम्मी और पापा। इजी लैंग्वेज में बता रहा हूं, एक्चुअली लीगल लैंग्वेज, द एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया, टॉप ऑफ द टॉप, द एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया नोन एज अ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI, आइदर सेम, उसे दूसरा नाम जाना जाता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। बेटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कोई भी अंतर नहीं, अंतर सिर्फ नाम में,
प्लेस, नाम दो है, बैंक एक ही है, जगह एक ही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया, मदर एंड फादर ऑफ ऑल द बैंक्स। देखो नंबर 1 सेंट्रल बैंक भी उसे कहते हैं। द सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स financial institution in the country. In India the central bank is a reserve bank of India. उसे reserve bank बनाया गया था in year 1935, established in year 1935 और उनका एक्ट पास किया था 1934। देखो मैं याद करा रहा हूं आपको, बहुत इजी बेटा। प्रिडिक्शन सोच कभी से रखी गई थी 1934 से, बैंक बनाई कभी 1935। आप बैंक को पहले बनाओगे और सोच बाद में रखोगे, ये तो उल्टा हो जाएगा ना। 1934 में आपने कानून बनाया, एक्ट अलग से कॉन्स्टिट्यूशन, और 1935 में बैंक बनाई, बिल्कुल सही है। 1934 में एक्ट बनाया, 1935 में वो बैंक बनाई। इससे आप याद रखो ना, एक्ट पहले आएगा और बैंक बाद में बनेगी। देखो द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 gave the regulatory power to the RBI over the commercial banks। असली ताकत, असली पावर, RBI को असली पावर ऐसा नेशनलाइज्ड पूरे देश की बैंक कब कहा गया 1949 में, और उसे ये हक दिया गया कि इसके बाद सारी बैंकों की बैंक आप हो, सब कमर्शियल बैंक्स के ऊपर बैंक आप ही हो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1949 से। It was nationalized on 1st January 1949। देखो सम ऑफ द फंक्शंस, बेटा कुछ खास काम, कुछ खास ड्यूटी, वो काम जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया परफॉर्म करता है। आरबीआई फ्रेम्स द मॉनेटरी पॉलिसी। देश में पैसा कितना है, देश में लिक्विडिटी, देश में कैश कितनी है, पैसा कितना है, लिक्विडिटी कितनी है, ये सब कुछ आरबीआई के हाथ में है, आपके और मेरे हाथ में नहीं है। कैश कितनी देश में होनी चाहिए, ये मॉनेटरी पॉलिसी, ये टैक्सेशन पॉलिसी, ये उससे रिलेटेड फाइनेंस पॉलिसी फाइनेंस मिनिस्टर बनाएगा, पर खास करके मॉनेटरी पॉलिसी, कैश से रिलेटेड पॉलिसी आरबीआई बनाती है। नेक्स्ट की बात करूं, आरबीआई हैज एक्सक्लूसिव ओनली एंड ओनली right to issue the currency notes of any denominations। हाँ, 1 रुपीस का कॉइन सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, 2 रुपीस का कॉइन सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, 5 रुपीस का कॉइन, 10 रुपीस का कॉइन सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। बट 10 रुपये का नोट, 10 रुपीस का नोट, 5 रुपीस का नोट, ये सारे करेंसी डिनोमिनेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में प्रोड्यूस होती है। यानी ऐसी बैंक है जो खुद करेंसी प्रोड्यूस कर रही है। काश हम वहां पे सच में जॉब करते, लिटरली इट्स विश, इच्छा है हमारी कि काश हम जॉब करते और हमारे सामने वो करेंसी नोट्स प्रोड्यूस होते। देखो RBI has an exclusive right to issue the currency notes of any denominations। RBI act as a banker to the commercial banks and other banks। बैंकर का बैंक है। कमर्शियल बैंक्स को जब पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो किसके सामने जाके झोली फैलाएंगे, बेटा वो आरबीआई के सामने जाके झोली फैलाएंगे। उसे कहते हैं बैंकर ऑफ द बैंक, फादर ऑफ द फादर, बापू का बाप यानी कि ग्रैंडफादर। आरबीआई एज अ ग्रैंडफादर। देखो कमर्शियल बैंक नंबर 2, कमर्शियल बैंक यानी ऐसे समझो कि अगर घर में एक पिता है तो उसकी बहुत सारी संतान है। एक पिता रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उनकी संतान कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक वो होती है जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन करे बट चार्जिंग द प्रॉफिट, वो अपनी इंटरेस्ट, वो अपना प्रॉफिट जरूर चार्ज करेगी। मेरे अकाउंट से पैसे आपके अकाउंट तक पास हो जाएंगे। मैं मुंबई में रह रहा हूं, आप अहमदाबाद में, मैं मुंबई में, आप अहमदाबाद में, बेटा 1 लाख रुपया मैं अपने अकाउंट से लेके आपके अकाउंट में पास कर रहा हूं, प्लस मुझे 100 रुपीज एज अ कमीशन, एज अ उनका प्रॉफिट देना पड़ेगा। यानी जो भी बैंक प्रॉफिट कमाने के लिए काम करती है उसे कमर्शियल बैंक कहा जाता है। द वर्ड कमर्शियल यानी कि मुनाफा, पैसा, प्रॉफिट। सेवा नहीं करेंगे इधर बैठ के। देखो कमर्शियल बैंक्स आर एस्टैब्लिश्ड विद द ऑब्जेक्टिव टू हेल्प द बिजनेसमैन। आपको लोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ये हमारा मकसद है। The development of the trade and commerce industry in the modern world would not have been possible without the commercial banks। बेटा हमारी रीढ़ की हड्डी नहीं होती ना, बैकबोन नहीं होता
तो सच कह रहा हूं, मैं खड़े होके चिल्ला के लेक्चर नहीं पढ़ा सकता, बेंट हो जाना परमानेंट। इसी तरह से कंट्री में अगर बैंक नहीं होता ना, बैंक, तो हमारी कंट्री बाकायदे टोटली बेंट हो जाती, गिर जाती। हो शहरों से लेके विलेजेस तक पैसे पास ऑन, पैसे ट्रांसफर नहीं किए जा सकते। देखो examples, some of the examples are State Bank of India, HDFC, ICICI, Kotak Mahindra Bank and Bank of Baroda are the some of the examples of commercial banks etc. Next, वो बैंक जिनका जन्म, बेटा वो बैंक जिनका जन्म इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज को पैदा करने के लिए हुआ है, उन्हें कहते हैं इंडस्ट्रियल बैंक्स। जिनका खास जन्म ही किसकी वजह से हुआ है, इंडस्ट्रीज को जन्म देने के लिए, उन्हें कहा जाता है इंडस्ट्रियल बैंक। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, IFCI, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, SIDBI, अच्छा IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये सारी क्या है, ये 2 बैंक, ये 4 बैंक, ये 10 बैंक, इनका जन्म ही सिर्फ, इनका मकसद ही सिर्फ ये कि वो इंडस्ट्रीज को लोन देने के लिए पैदा हुए। रीड करो, these banks help the industries, these bank collect the cash। ये बैंकों के पास पैसा कहां से आएगा, क्योंकि पैसे प्रोड्यूस करने की अथॉरिटी तो आरबीआई के पास है। आरबीआई से बार बार तो पैसे नहीं मांगेंगे बेटा, ये बैंक्स शेयर्स बेचेंगे, ये बैंक अदर इंस्ट्रूमेंट से पैसे बेचेंगे, डिबेंचर्स बेचेंगे, डिपॉजिट्स बेचेंगे, और जो शेयर से पैसे कलेक्ट हुए वो पैसों में ये इंडस्ट्रीज को एज अ लोन, लेंडिंग यानी कि गिरवी पे दे देंगे। गिरवी यानी कि उन्हें सपोर्ट करेंगे, एज अ लोन देंगे और उनसे कोई ना कोई प्रॉपर्टी गिरवी ले लेंगे। यस, मैं रीड कर रहा हूं। These banks help the industries collect the cash fund by issuing the shares, debentures or bonds, providing the long-term loans for the next 10 years to the industries. In India, such banks are established on a large scale after the independence. आज़ादी के बाद आज़ादी मिली है, आज़ादी के बाद आज़ादी मिली है, जो अपने तरीके का, अपने सोच का, अपनी आज़ादी से कोई काम कर पाए। They are IFCI बता चुका हूं मैं, ICICI इंडस्ट्रियल क्रेडिट, IC इंडस्ट्रियल क्रेडिट, IC इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ICICI। स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, SFC, IDBI, ये भी बताया मैंने, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, प्रोवाइड द लॉन्ग टर्म लोन फॉर द एक्सपांशन। नेक्स्ट बेटा, खाली इंडस्ट्रीज के लिए सोचे, इंडस्ट्रीज में जो वर्कर्स काम करेंगे उनका नहीं सोचे, इंडस्ट्रीज में जो एम्प्लॉइज काम करेंगे उनका नहीं सोचे, इंडस्ट्रीज में जो स्टाफ काम करेंगे उनका नहीं सोचे, मिडिल क्लास वालों का नहीं सोचे, सबका सोचो। उसके लिए एक रीजनेबल चार्जेस, रीजनेबल प्रॉफिट, रीजनेबल चार्जेस, रीजनेबल प्रॉफिट वाली बैंक स्टार्ट करो, जिसके लिए एक मिनिमम नंबर ऑफ 10% कोऑपरेटिव सोसाइटी, सुना होगा आपने 11th स्टैंडर्ड में, बेटा 12th चल रहा है बेटा, 11th के तो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी 11th में पढ़ा था, मिनिमम 10 नंबर ऑफ पर्सन्स मिलके बैंक बनाएंगे, उन्हें कहा जाएगा कोऑपरेटिव बैंक्स। खास करके सैलरी अर्नर्स, वेजेस अर्नर्स, फार्मर्स, स्टाफ, एम्प्लॉइज एंड एक्सेट्रा। देखो, cooperative banks are registered under the Cooperative Societies Act of 1912. They generally give all credit facilities to the small farmers, जो farmers को पैसों की नीड है, up to the small amount, small farmers यानी limited amount तक, 5,000, 10,000, salaried employees, small scale industries, etc. In India, cooperative banks are available as well as the rural areas as well as the urban areas. Industries के लिए यानी कि cooperative society urban areas में भी अवेलेबल है, cooperative society अलग अलग विलेजेस में भी अवेलेबल है। मैं क्यों सोच रहा हूँ बेटा, एक सेकंड के लिए मुझे माइंड में आ रहा है कि नवजीवन कोऑपरेटिव बैंक हमने सुना,
उल्लासनगर की कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें ना, नवजीवन कोऑपरेटिव बैंक हमने सुना है, वो बैंक एक्जैक्टली, इट्स नॉट ए एग्जांपल, वो बैंक प्रैक्टिकली कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि अदर बैंकिंग अगर फाइनेंस ट्रांसफर करने का, पैसे ट्रांसफर करने का 100 रुपीज चार्ज ले रही है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी पैसे ट्रांसफर करने का 60 रुपीज चार्ज देगी। बेस्ट एग्जांपल बताऊं, आप कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए डिमांड ड्राफ्ट बनाते हो, उस डिमांड ड्राफ्ट में प्लस आपको 80 रुपीज बैंक वाले सर्विस चार्ज लगाते हैं, प्रॉफिट कमा रहे कमर्शियल बैंक से, और यही 80 और 90 की जगह अगर आप नवजीवन बैंक से कोऑपरेटिव बनाओगे तो बेटा वो आपको 35 रुपीज 45 रुपीज चार्जेस ऐड करेंगे, क्योंकि वो कोऑपरेटिव है, उनकी चार्जेस भी लिमिटेड होंगे। देखो आगे बढ़ो, नेक्स्ट कुछ खासियत वाली बैंक, द वर्ड खासियत, स्पेशलाइज्ड, कुछ खास होना जिसमें कोई खास बात हो। नंबर 1 एक्जिम, EXIM, फिर से EXIM, एक्जिम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक्स, वो बैंक जो खास करके एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स के लिए बनाई गई हो। देखो बेटा, अगर देश के अंदर विद इन द लिमिट ऑफ बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, देश के अंदर बिजनेस कर रहा हो ना, तो 2000 का नोट चल जाएगा, 500 का चल जाएगा, कैसे भी करके चिपका के आगे कुछ भी करके चल जाएगा, पर अमेरिका वाले नहीं लेंगे, यूरोप वाले नहीं लेंगे, हांगकांग वाले नहीं लेंगे, चाइना वाले तो बिल्कुल नहीं लेंगे। चाइना को चाइना की करेंसी दो, यूरोप को यूरोस दो, अमेरिका को डॉलर्स दो, दुबई को द्राम्स दो, ऐसे आएंगे कहां से जो द्राम्स देंगे? एक्सचेंज बैंक को आप इंडियन करेंसी प्रोवाइड करो, वो उतने आपको द्राम्स देंगे। एक्सचेंज बैंक को आप अमेरिका के 5 लाख रुपीस प्रोवाइड करो, आपको 5 लाख रुपीस जितने जो डॉलर की वैल्यू होगी उतने डॉलर्स देंगे। एक्सचेंज बैंक को आप 5 लाख रुपया इंडियन कैश दो, एक्सचेंज बैंक आपको 5 लाख की वैल्यू जितनी यूरोप की यूरोस देंगे। उन्हें कहते हैं एक्सचेंज बैंक, यानी कि एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स बैंक को ये एक्सचेंज बैंक की हेल्प करती है। देखो, these banks are help the exporters and importers, loans are given to them, encouraging the foreign trade. The banks also provide about the information international market, बाहर मार्केट में बिजनेस कैसे चल रहा है, इकोनॉमी कैसे चल रही है, ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। आगे बी, सिडबी, स्मॉल स्केल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है ना, बेस्ट एग्जांपल बेटा उल्लासनगर 5, उल्लासनगर 5 में बहुत सारे जीन्स की फैक्ट्रीज है, वो सारी जीन्स की फैक्ट्रीज मोस्टली स्मॉल स्केल में काउंट होगी, जिनका टर्नओवर लिमिटेड कुछ करोड़ तक होता है। अगर टर्नओवर कुछ करोड़ तक है तो वो स्मॉल स्केल में काउंट होगी, नहीं तो वो स्मॉल से भी काउंट होती, कम स्मॉल से माइक्रो होती, माइक्रो, मीडियम, स्मॉल, बिग, लार्ज एक्सेट्रा। वैसे देखो, in 1989 सिडबी द सब्सिडरी ऑफ IDBI बड़ी बैंक है, उसकी छोटी बहन, उसकी छोटी बेटी सिडबी, IDBI की छोटी बेटी सिडबी ने जन्म लिया 1989 में, was started to give the finance to the small business units. Loans are available easily to small scale industries for the various purpose like आपको टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी है, आपको न्यू टेक्नोलॉजी चाहिए, आपको रॉ मटेरियल्स परचेस करने हैं, एक्सेट्रा। देखो बेटा, जिस तरह से RBI, जिस तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एपेक्स बैंक है, टॉप ऑफ द टॉप बैंक है, सारी बैंक्स जो इंडिया में कमर्शियल्स, इसी तरह से नाबार्ड, NABARD, नाबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट के लिए, खास करके विलेजेस में, खास करके रूरल एरियाज में, खास करके एग्रीकल्चर के लिए अगर कोई सबसे बड़ी बैंक है और जिस बैंक को सारी अथॉरिटी है फॉर द विलेजेस, फॉर द एग्रीकल्चर, उस बैंक को बनाया गया है और उसका नाम रखा गया नाबार्ड। देखो, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इज द टॉप, इज द एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एरियाज।
रूरल एरियाज में कोई भी बैंक हो, नाबार्ड से बड़ी कोई बैंक नहीं होती। सब बैंक्स नाबार्ड से परमिशन लेती है और सारी बैंक्स नाबार्ड के अंडर होती है। These banks aims at the developing the rural economy, agriculture, handloom, weaving, fishing, etc. ब्रूम मेकिंग, जारू भी बनाते हैं। इन सारी फैसिलिटीज के लिए नाबार्ड उन्हें फाइनेंस प्रोवाइड करती है 5,000, 10,000, 25,000, क्योंकि बेटा फार्मर्स हो या फॉरेन या एग्रीकल्चर की एरियाज में लोग हो या विलेजेस के एरिया में लोग हो, उन्हें लाखों करोड़ों का लोन नहीं चाहिए। देखो करोड़ों में लोन आपने सुना होगा, लाखों में लोन आपने सुना होगा, पर जो फार्मर्स हैं, जो एग्रीकल्चर एरिया से रिलेटेड है या जो विलेजेस में काम करते हैं, उनके लोन का अमाउंट भी छोटा होता है। 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख बहुत हो गया, उनके लोन का अमाउंट भी छोटा होता है। देखो RRBs, रीजनल रूरल बैंक्स, एरिया टू एरिया, खास करके रिमोट एरियाज, खास करके विलेजेस, खास करके वो एरियाज जहां पे पैसे ट्रांसफर नहीं हो सकते, उन एरियाज के लिए RRBs बनाए गए। The banks which carry on their banking business in the rural areas, remote areas, बहुत दूर जहाँ पे villages का नामो निशान ना हो, नामो निशान यानी villages को पैसों का नामो निशान हो, पैसे पहुँचने का नामो निशान ना हो, of our country are known as a regional rural banks. These banks were established in 1975 to provide the banking facilities in the rural areas. These banks features of commercial cooperative banks are found. यानी सिंपल सी बात है, इन बैंक्स में ऐसे ही सारे फंक्शंस होंगे जो कमर्शियल बैंक्स में, जो कोऑपरेटिव में। 7th पॉइंट, एक्सचेंज ऑफ बैंक। बेटा क्या होता है एक्सचेंज ऑफ बैंक? मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। देखिए अज्यूम कीजिए कि आप बिजनेसमैन हैं और आप टेक्सटाइल्स कपड़े बना रहे हैं, आप थ्रेडिंग बना रहे हैं, टेक्सटाइल्स यानी कि कपड़े बना रहे हैं। आपको जापान से मशीनरी परचेज करनी है। जापान इंडिया के बाहर जो कंट्री है, जापान नाम है उसका, और जापान से आपको 1 करोड़ रुपए की मशीनरी परचेज करनी है। तो बेटा आप मशीनरी किस बैंक के हेल्प से परचेज करोगे? उस टाइम पे आपको एक्सचेंज बैंक काम आएगा। यानी कि ऐसी बैंक, अगर आपको मशीनरी परचेज करनी बाहर से, आपका कोई ट्रेडिंग का काम रिमेनिंग है, आपका कोई बिल के साथ आपका बाहर से पैसे आने वाले, तो आपके पैसों को वो ट्रांसफर करके आपको इंडियन करेंसी में दिया जाएगा। आप मशीनरी परचेज करोगे जापान से, आपको इंडिया की करेंसी पे करनी होगी एक्सचेंज बैंक में, और एक्सचेंज बैंक वो करेंसी जापान के कंट्री तक, जापान के बैंक तक पहुंचाएगी, उसे कहते हैं एक्सचेंज बैंक। देखो हांगकांग बैंक, बैंक ऑफ टोक्यो, बैंक ऑफ अमेरिका आर द सम ऑफ द फॉरेन बैंक्स वर्किंग विद इंडिया। यानी ऐसी टाइप्स की बैंक्स हमारे इंडिया में एट प्रेजेंट हैं एक्सचेंज बैंक करके। These banks are the mainly concerned with the foreign trade के साथ, या कोई purchase of asset के साथ, foreign technology के साथ। ये सारी बैंकें उन खास कामों के लिए बनाई गई है। Remitting money from one country to the another country, आपको जापान को 1 CR देना है, 1 करोड़ इंडियन करेंसी का जापान एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो 1 करोड़ को इंडिया की करेंसी को कन्वर्ट करके जापान की करेंसी में कन्वर्ट करेंगे और वो जापान की बैंक में ट्रांसफर करा देंगे। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। आप गोल्ड में डील कर रहे हो, सिल्वर डील कर रहे हो, गोल्ड और सिल्वर में से पैसे कमा रहे हो बाय और सेल करके, तो बाय और सेल कर से आपको करेंसी कौन चेंज करके देगा? इन बिटवीन आपको ये बैंक से काम आएंगी। हेल्पिंग द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ ट्रेड। नेक्स्ट की बात करें तो बेटा इंडिजिनस, 8th पॉइंट, आपकी 8th पॉइंट चल रही है इंडिजिनस। देखो आपको पैसों की जरूरत है, आपको पैसों की जरूरत है 1 लाख रुपीस, और आपने अपने दोस्त से पैसे मांगे। बेटा आपको पैसों की जरूरत है और आपने बिजनेस करने के लिए अपने दोस्त से पैसे मांगे, और आपके फ्रेंड ने कहा मैं 1 लाख रुपए तो दूंगा, पर 4%, 5% तक पर मंथ में चार्ज करूंगा। यानी मुझे सिंपली बताओ, आप किसी इंडिविजुअल आदमी से पैसे ले रहे हो या बैंक से पैसे ले रहे हो? बेटा आप अपने दोस्त से पैसे ले रहे हो। ऐसे दोस्तों को कहा जाता है इंडिजिनस। इंडिजिनस कोई बैंक नहीं होती, इंडिजिनस या तो कोई कंपनी
ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करके 4%, 5% एक महीने का, तो 12 महीनों का 60%, यानी लगभग जितना आपने लोन लिया है ना उसका 60% तो आप ब्याज चुका रहे हो पूरे साल में। ऐसे लोगों को या ऐसी कोई कंपनी है जो पैसे पहुंचा रही है, पैसे दे रही है बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, उसे कहा जाता है इंडिजीनस बैंकर्स। इसके वजह से वो इंडिजिनस बैंक में बैंकर्स यानी कि वो बैंक यानी कि वो लोग पैसा देने वाले। रीड कर रहा हूं मैं, देखो, इन इंडिया देयर आर द नंबर ऑफ द इंडिजिनस बैंकर्स who provide the fund at a short notice to the individuals. Notice से वो काम होगा, written notice से, small traders and others. They are popularly called as money lenders or shahukars. They collect the deposits from the general public and grant loans to the needy persons. 2000 महीने का, 2000 महीने का, 2000 महीने का, वो सारे पूरी बैरक के अलग अलग घर से कलेक्ट कर रहा है एज अ डिपॉजिट, और वही 2 लाख रुपया आपको दे रहा है 5% पर मंथ का। तो ये क्या है? ये इंडिजिनस बैंकर है, as well as their own funds as well as from the deposits. These indigenous popularly villages and towns, they charge very high rate of interest, say for 5% per month. In spite of high rates, people borrow money from the lenders because they have the least formalities. कोई प्रॉपर्टी गिरवी नहीं रखनी या और कुछ नहीं, इनके पास फॉर्मेलिटीज बहुत कम होगी, लिखा पढ़ी फॉर्मेलिटी यानी कि लिखा पढ़ी बहुत कम होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखो 9, बेटा आदत होना बहुत जरूरी है। जिस तरह से ना हमें रिवीजन की हैबिट है, जिस तरह से आपको रिटन प्रैक्टिस की हैबिट है, हमें रिवीजन की हैबिट है, उस तरह से पैसे बचाने की आदत होनी जरूरी है। और ऐसी आदतों को और बढ़ावा और आगे बढ़ाने वाली ये सेविंग बैंक्स है। आपको पैसे बचाने की आदत है। पापा ने दिवाली पे 5000 रुपीज आपको पॉकेट मनी दी, खाली उस मंथ में 5000 का पापा दिवाली में दे रहे हैं और आप खर्च न करके सीधा 5000 बैंक में जमा कर रहे हो। रियली बेस्ट, बहुत अच्छा, आई अप्रिशिएट यू। तो ऐसी आदतों को और बढ़ाना या ऐसी आदतें क्रिएट करने के लिए ऐसी बैंक बनाई जाती है, उन्हें कहा जाता है सेविंग बैंक्स। These banks are established to create the saving habit among the people. 5000 रुपए आपने बचाए, वो पॉकेट मनी कलेक्ट करके, जिसने 5000 बचाए ना उसे 5 करोड़ रुपए की अहमियत पता होगी। People, these are the helpful for the salaries and the low income groups. The deposits collect from the customers are invested in bonds, securities, etc. At present, most of the commercial banks carry the saving functions. आज के ज़माने में सारी कमर्शियल बैंक्स यही काम करती है, उनके पास सेविंग अकाउंट होता है और सेविंग अकाउंट इसी पर्पस के लिए होता है। सिंपली कंप्लीट हो चुका आपका आंसर 9 पॉइंट्स पर। बेटा वो हैबिट कहाँ है? हैबिट फॉर रिवीजन, रिवीजन की वो हैबिट। देखो नंबर 1 पे आ जाओ। मैं नंबर 1 की बात करें तो फर्स्ट, टॉप ऑफ द टॉप, मदर एंड फादर ऑफ ऑल द बैंक्स, सेंट्रल बैंक। सेकंड, कमर्शियल बैंक्स, देखो पापा उसके बेटे, पापा उनकी संतान। थर्ड, डेवलपमेंट बैंक्स या इंडस्ट्रियल बैंक्स। फोर्थ, कोऑपरेटिव बैंक्स। फिफ्थ, स्पेशलाइज्ड बैंक्स, एक हेडिंग है उसके अंदर टाइप्स है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एक्सिम बैंक, सिडबी बैंक, नाबार्ड। RRBs, रीजनल रूरल बैंक्स, जो विलेजेस में रिमोट एरियाज में होती है। उसके बाद एक्सचेंज बैंक्स, उसके बाद इंडिजिनस, वो आपका दोस्त इंडिजिनस बैंक्स। 9th वन, सेविंग बैंक्स। दैट्स सफिशिएंट फॉर टुडे। 9 पॉइंट्स हमने कवर कर ली। दैट्स सफिशिएंट फॉर टुडे। बिफोर कंप्लीटिंग द लेक्चर, कोट ऑफ द डे। देखो बेटा, यू लिव ओनली वंस, आप सिर्फ एक बार जी रहे हो। फॉल्स, झूठ है। यू लिव एवरी डे, यू डाई ओनली वंस, आप हर दिन जी रहे हो। कल की गलती आज सुधारी जा सकती है, कल की लेजीनेस आज हटाई जा सकती है, कल का सपना आज पूरा किया जा सकता है, कल की उम्मीदें जो टूट चुकी है आज फिर हो सकती है, फिर नई उम्मीदें होंगी, नया दिन होगा, नया जोश होगा, नए सपने होंगे। ईच एंड एवरीथिंग विल बिगिन फ्रॉम द मॉर्निंग।
यू लिव ओनली वंस, फॉल्स, यू लिव एवरी डे, मौत सिर्फ एक बार होती है, यू डाई ओनली वंस। सब कुछ, हर सपना, हर ख्वाहिश, हर मेहनत नाम बना के मर जाए, वो जिंदगी हमें बिल्कुल मंजूर है। That's sufficient for today. We'll meet again tomorrow. Bye. Take care. Have a nice day.